किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की डायरेक्शन क्या रहती है? आप कहेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव रहती है, जैसे बैटरी सेक्शन में मैंने बताया था। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस में, नेटवर्क एनालिसिस की अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो होने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बल्ब, दो वायर्स और एक पावर सोर्स ले लेता हूं, लेट्स से बैटरी ले लेता हूं। तो इन सारे कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ूं जिससे मेरा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाए? सिंपल है कि एक बल्ब में हमारे पास क्या रहते हैं? दो कनेक्टर रहते हैं। एक कनेक्टर को मैं क्या करूंगा? पावर सोर्स के एनोड से जोड़ूंगा, और बल्ब के दूसरे कनेक्टर को मैं क्या करूंगा? पावर सोर्स के से जोड़ूंगा, और मेरा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। तो आम इंसान जो है वो दो कनेक्शन के बारे में सोचता है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। और इसी के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के इस तीसरे भाग में मैं आपके सामने ये पीवी लॉग पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें 2013 से जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सभी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करता हूँ। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में सर्किट पाथ को कंप्लीट किया था, जिसमें बल्ब एज अ रेजिस्टेंस या फिर एज अ लोड काम कर रहा था, जिसमें मेरा सर्किट कंप्लीट हुआ था। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे बल्ब के सेट्स हैं। लेट्स जैसे मैं यहाँ पर 3 बल्ब्स ले रहा हूँ जिसके एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक जैसा वोल्टेज पावर है एंड एक जैसा पोटेंशियल बेयर करता है। सबको एक साथ ग्लो करवाना है तो क्या क्या तरीका है हमारे सामने? पहला तो तरीका ये है कि सबको लाइन से कनेक्ट कर दो। जैसे बैटरी के अंदर मैंने सेल्स को टर्मिनल टू टर्मिनल अनलाइक सिंबल्स मैंने कनेक्ट किए थे, वैसे ही बल्ब्स को जोड़ दो, सभी बल्ब्स एक साथ चालू हो जाएंगे। इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है। और दूसरा तरीका ये है कि अच्छा, बल्ब के बारे में मैं बताना भूल गया। बल्ब्स में दो कनेक्टर होते हैं, एक हेड कनेक्टर होता है और दूसरा टेल कनेक्टर होता है। तो इसमें से किसी एक टर्मिनल को हेड मान लो और तीनों के हेड को एक साथ कनेक्ट कर दो। तीनों जो बल्ब कंसीडर कर रहे हैं ना, उन तीनों बल्ब्स के हेड को एक साथ एक वायर में कनेक्ट कर दो। और वो हेड को किससे कनेक्ट करोगे? कैथोड से कनेक्ट करोगे। और दूसरा जो टेल टर्मिनल जो होगा, उन तीनों को एक साथ कंबाइन करो, और वो कंबाइन होता हुआ आप उसको क्या करोगे? आप उसको बैटरी टर्मिनल के एनोड से कनेक्ट कर दो। वंस यू गेट कनेक्टेड, सब पहले कनेक्शन जैसे एक साथ ग्लो होंगे। इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, जैसे आप राइट साइड में आप फिगर देख रहे हैं। ये दोनों कनेक्शंस देखने में एक जैसे जरूर लगता है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोइंग पावर, बट लिटरली ये दोनों अलग अलग कनेक्शंस कहलाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पहला अंतर तो आपके सामने ही है, इसका ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर। दूसरा, सीरीज सर्किट में हर कंपोनेंट्स में एक ही करंट फ्लो होगा। दैट इज वाई ये कंपोनेंट्स लगे हैं सीरीज में। इट इज बिहेविंग एज अ क्लोज सर्किट पाथ। अगर एक भी बल्ब इसमें से गया तो सभी के सभी बल्ब जो है वो एक साथ बंद हो जाएंगे एंड वो पूरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पैरेलल सर्किट पर अगर गौर से देखेंगे तो हर कंपोनेंट्स में अलग सा करंट फ्लो होगा। पहले बल्ब में अलग करंट फ्लो होगा, दूसरे बल्ब में अलग करंट फ्लो होगा, तीसरे बल्ब में अलग करंट फ्लो होगा। यहाँ पर तीनों में से अगर कोई एक बल्ब अगर चला जाता है तो दो बल्ब जो है वो चालू रहेंगे। दो बल्ब बंद हो जाए तो तीसरा चालू रहेगा। तीसरा बंद हो गया तब जाके वो ओपन सर्किट कहलाएगा। और यही कारण है कि घर या फिर ऑफिसेस या फिर वगैरह वगैरह जो जितने भी एग्जांपल्स आप अपने सामने देखते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीरीज कनेक्शन पे सब एक साथ बंद होने के कारण खोज पाना मुश्किल होता है कि कौन सा बल्ब जो है वो गया। बहुत झंझट होती है। इसलिए तो सीरीज कनेक्शन में वो जो सीरीज वाले जो झालर जो रहते हैं ना, उस पर अगर मान लीजिए एक भी बल्ब अगर गया तो उसमें जो है वो बहुत कठिनाई होती है ढूंढने के लिए कि कौन सा बल्ब जो है वो खराब हुआ। इसलिए जो है वो आप सीरीज में देखते हो तो मल्टीपल स्टैंड ऑफ वायर देखते हो आप अपने सामने, यानी कि कोई एक बल्ब अगर चला जाता है तो बाकी सारे जो है वो ग्लो होते रहेंगे। बट पैरेलल सर्किट में करंट अलग अलग फ्लो होने के कारण इजीली पता लगाया जा सकता है। सीरीज सर्किट में पोटेंशियल हर कंपोनेंट में अलग होता है, बट इधर पैरेलल में सर्किट कनेक्शन के हिसाब से मैथमेटिकली सेम होता है। सीरीज सर्किट में पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मगर इधर पैरेलल सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो निकालते हैं, और उसके फर्दर कॉम्बिनेशन। जिस कंपोनेंट का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका ही जो है वो बहुत ही कम रिजल्टेंट निकलेगा। ये इसकी कहानी रहती है। हम उसमें से रेजिस्टेंस जो है वो पता लगाया जा सकता है। अब ये सभी कनेक्शंस सही साथ काम कर रहे हैं या नहीं,
इसके लिए कुछ लैब इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। लाइक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसे गेज करने के लिए एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। एंड सर्किट की कोई भी एक्टिविटी, हरकत को देखने के लिए गैल्वेनोमीटर का सहारा लिया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के सीरीज में अगर लगाया तो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, और पैरेलल में लगाते हैं तो एम मीटर की तरह बर्ताव करेगा। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कंपोनेंट या लोड ने कंज्यूम किया, इसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या फिर वोल्टेज इंटू करंट, जैसे मैंने पहले बताया था। इसकी SI यूनिट वॉट्स में होती है। इस चीज़ को सर्किट्स में वॉट मीटर से मेजर किया जाता है। तो ये तो मैंने सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में मैंने बता दिया। अब बेसिक सर्किट एनालिसिस के लिए जंक्शन रूपी पॉइंट पर, बोले तो पॉइंट रूपी नोड पर करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आने से लेकर जाने तक उसके रास्ते निकालते हैं। जैसे मुख्य शहर के कई सारे रेलवे स्टेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर के पास कौन सा स्टेशन है, रायपुर रेलवे स्टेशन है। तो इस रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 3 रास्ते निकलते हैं। नागपुर होते हुए मुंबई जाना, राउरकेला होते हुए कोलकाता जाना, या फिर संबलपुर होते हुए वाइजैक विशाखापट्टनम जाना। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो मैंने सीरीज पैरेलल अब तक मैंने ये सर्किट्स बताया, उसमें भी ये जंक्शन यानी नोड यूज होता है, जिसमें रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट में हर कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाला जाता है। मुख्यतः 2 नियम होते हैं जिसे जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ ने बताया था। जी हाँ, मैं किरचॉफ्स लॉ की बात कर रहा हूँ। इसका भी बेसिक अंश क्लास 10th में सिखाया जाता है, जिसे आम आदमी को जानना जरूरी है। पहला कानून किरचॉफ्स का करंट लॉ कहलाता है। ये कानून एक तरह से चार्ज के संरक्षण पर आधारित है, जो ये बताता है कि नोड पर आने वाले सभी करंट और नोड से गुजरने वाले सभी करंट का कुल जोड़ 0 के बराबर होगा। या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है कि जंक्शन की तरफ आने वाली सभी करंट जंक्शन से गुजरते हुए जाने वाली सभी करंट के बराबर होगा। जैसा अभी आप अपने सामने इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में इस फिगर को देख रहे हैं। यहाँ पर करंट एंटरिंग फ्रॉम द नोड कहा गया है, तो इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। यहाँ पर करंट लीविंग फ्रॉम द नोड कहा गया है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन इन करंट पर लगाया गया है। नेगेटिव वैल्यूज को राइट में ले जाए तो वैसा ही मीनिंग कहलाएगा जैसा आप इस परिभाषा में आप देख रहे हैं। और दूसरा कानून कहलाता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। इसका आइडिया एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत से आया है, जो ये कहता है कि अगर करंट फ्लो की दिशा को मद्देनजर रखें तो उसे सर्किट लूप पर लगे सभी कंपोनेंट्स पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का कुल जोड़ 0 के बराबर होगा। जैसे आप ये सर्किट और राइट साइड में उसकी इक्वेशन देख रहे हैं। करेंटली यहाँ पर इस सर्किट में मैंने रेजिस्टर्स लगाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रेजिस्टर हो, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। पावर सोर्स भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, रियोस्टेट भी हो सकता है, इवन कोई और भी तरह का जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी हो सकता है। एंड कई सारे सीरीज पैरेलल बनने वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट के वोल्टेज, करंट एंड रिजल्टेंट पावर पर एनालिसिस करने के लिए मेरे पढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई सारे थ्योरम्स को पढ़ा जाता है। लाइक नोड वोल्टेज एंड लूप करंट को निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस को निकालने के लिए थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक जैसे नेटवर्क में पावर सोर्स को चेंज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में 50% की अभूतपूर्व क्षमता से काम करने के लिए, ताकि रिजल्टेंट लोड रेजिस्टेंस को सोर्स रेजिस्टेंस की तरफ बर्ताव करवाने के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा जाता है। बहुत सारे एक जैसे वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस को एक साथ ग्रुप में करने के लिए मिलमैन्स थ्योरम होता है। वोल्टेज पावर को समीफाई करने के लिए टेलेजेंस थ्योरम होता है। इन थ्योरम्स की मदद से कई सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है एंड इनकी मदद से सभी एप्लीकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, जैसा आप आज के डेट में देख रहे हैं। लाइक स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, क्यूबिक नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क। अगर नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो बाय द एनालिसिस ऑफ द ट्रीज, लूप्स, कोर, ब्रांचेस, ग्राफ थ्योरी का सहारा लिया जाता है। ये सब चीज़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए जो है वो पढ़ाया जाता है। बट एज आई टोल्ड यू,
मैं इन सब बातों को जो है वो इस चैनल पे मैं नहीं बता सकता। तो इस मेरे नोट्स से पहले, ये जो आप पिक्चर अभी देख रहे हैं, इस नोट से पहले मैंने जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई है, इतनी बातें आम नागरिक के लिए और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतनी बातें काफ़ी है। अब इस करंट को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए या इसे एम्पलीफाई करने के लिए या इस चार्ज को कंटेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। और इसके क्या टर्मिनोलॉजीज आते हैं, इन सब का जवाब आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के अगले हिस्से में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी का आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी रीच बढ़ाने के लिए इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।